हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम भारत का पर्यावरण व वन्यजीव और पारिस्थितिकी इस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत। देखिए, जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता, आप इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैव यानी जीव और विविधता यानी विभिन्नता, यानी जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता, यानी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, उप प्रजातियां तथा आवास किसी पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता कहलाती है। अगर हम जैव विविधता की विस्तारित परिभाषा को देखें मित्रों, तो यहाँ पर केवल जीवों के बीच विविधता नहीं देखने को मिलती है, बल्कि उनके द्वारा जो दशाएं उत्पन्न की जाती है, जो रहने के लिए जो आवास बनाए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर जैव विविधता में शामिल किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, उप प्रजातियां तथा आवास किसी पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता कहलाती हैं। यह जीवन की उन सभी किस्मों को संदर्भित करता है जो पृथ्वी के साथ साथ उन समुदायों के लिए पाई जा सकती हैं और वे जो बनाते हैं और जिन आवासों में रहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में, अगर मैं संक्षिप्त में बात बताऊं, तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों के प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ये जो जैव विविधता ये शब्द है, ये इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बायोडाइवर्सिटी का। तो हमारे वाल्टर जी रोजेन ये थे, इन्होंने जो है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसका? जैव विविधता शब्द का। लेकिन इस जैव विविधता शब्द को जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर अगर समझाने का प्रयास किया था किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम, तो वो हमारे थे एडवर्ड विल्सन। कौन थे? एडवर्ड विल्सन ने जो है जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित जो जैव विविधता है उसको यहाँ पर उन्होंने समझाया था। अगर मैं पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता की बात करूँ तो वो हमें कहाँ देखने को मिलती है मित्रों? तो वो हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर? तो ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी यहाँ पर आपको पता है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो इसी जो है रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है ट्रॉपिकल, तो यहाँ पर जो हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अगर मैं सर्वाधिक जैव विविधता की बात करूं मित्रों, तो वो हमें अमेजन वर्षा वनों में देखने को मिलती है। अमेजन वर्षा वन हमारे जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, तो वहां पर अमेजन वर्षा वन है, ब्राजील वगैरह यहाँ पर विस्तारित है। तो यहाँ पर जो हमें सर्वाधिक वर्षा वन देखने को मिलते हैं। तो जो सर्वाधिक प्रजातीय विविधता कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो तो हमें भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से तापमान अधिक है और दूसरी तरफ यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होती है, तो इस प्रकार यहाँ पर प्रजातीय विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। प्रजातीय विविधता मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाली प्रजातियों की विभिन्न जो संख्या होती है उसी को हम प्रजातीय विविधता कहते हैं। इसको भी हम गणितीय रूप में समझेंगे, लेकिन पहले हम वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई सर्वाधिक हमें जो प्रजातीय जो जैव विविधता है वो भी हमें भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही देखने को मिलती है। आगे मित्रों की जैव विविधता का जो अध्ययन है वो आनुवांशिकी विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता इसके रूप में किया जाता है। किसके रूप में? तो आनुवांशिकी विविधता, जातीय विविधता और हमारी पारिस्थितिकी जैव विविधता, ये जो है जैव विविधता के 3 स्तर हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। आनुवांशिकीय जैव विविधता, आनुवांशिक आप जानते हैं कि भाई डीएनए वगैरह या जो संरचना में यहाँ पर डीएनए की संरचना में जो अंतर होगा उसी को हम आनुवांशिक जैव विविधता कहेंगे। यानी कि भाई एक ही प्रजाति में हमें कई प्रकार की जो उप प्रजाति है वो देखने को मिलेगी आनुवांशिकी की वजह से। तो इस प्रकार इसको हम क्या कहेंगे मित्रों? इसको हम कहेंगे आनुवांशिकीय जैव विविधता। ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार की उप प्रजातियां जो किसी जाति में मिलती हैं उसी को हम आनुवांशिकीय जैव विविधता कहते हैं। अब हम बात करें आनुवांशिकीय जैव विविधता की भी हमें सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलती है, तो वो हमें घास व तितलियों में जो है सर्वाधिक आनुवांशिकीय जैव विविधता देखने को मिलती है। तितलियां आपने जो है यहाँ पर बहुत प्रकार की उप प्रजातियां होती है तितलियों में, एक ही स्पीशीज में यहाँ पर अनेक प्रकार की हमें उप प्रजातियां देखने को मिलती है। किसमें? तितलियों में। ये इसलिए होता है क्योंकि मित्रों इनमें जो अनुकूलन वाली जो दशा होती है वो ज्यादा होती है, वो किसी भी परिस्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और वहां पर जो है अपने संख्या में जो वृद्धि कर लेते हैं, तो इस प्रकार उनका जो मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार घास व तितलियों में सर्वाधिक आनुवांशिकीय जैव विविधता देखने को मिलती है, और यदि इसका मान अधिक होता है तो यह माना जाता है कि इसकी प्रजाति में अनुकूलन ज्यादा है। अगली हमारी विविधता है मित्रों प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता यानी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाली प्रजातियों की विभिन्न जो संख्या होती है वो प्रजातीय जैव विविधता कहलाती है। यानी एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग प्रकार की हमें प्रजातियां मिलती है और उनकी जो विभिन्न संख्या होती है उसी को हम क्या कहेंगे मित्रों? प्रजातीय जैव
विविधता। देखिए ये इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसका सूत्र होता है मित्रों कि एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या, यानी उस पारिस्थितिकी तंत्र में एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या और भाग में आ जाएगा कुल संख्या, यानी उस पारिस्थितिकी तंत्र में कुल जीवों की संख्या। आप लिख लीजिए अगर नहीं लिखा हो तो, कि एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या और फिर नीचे लिखे कुल जीवों की संख्या। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रजातीय जैव विविधता निकाल सकते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं तो मान लीजिए भाई मैं जिस गांव में रह रहा हूं वहां पर मान लेता हूं कि भाई 100 कुत्ते रहते हैं, और अगर मैं संपूर्ण जीवों की बात करूं तो वहां पर हमें 10,000 जो है सारे जीव देखने को मिलते हैं, यानी मनुष्य को शामिल करके और भी जो है बिल्ली वगैरह, गाय भैंस बकरियां, सभी को जो है प्रजाति जो भी होती है उन सभी को शामिल करके 10,000 यहाँ पर उनकी संख्या है। और ये 100 यहाँ पर कुत्ते देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसका भाग दूंगा मित्रों तो क्या आएगा, 1/100 आएगा। 10,000 होगा यहाँ पर 1/100 आएगा। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी प्रजातीय जैव विविधता होगी। और इसमें यह माना जाता है कि अगर आपका मान 1 आता है, यानी भाग देने पर 1 आता है, तो ये माना जाता है कि वहां पर जो है न्यूनतम जैव विविधता। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आप जानते हैं कि अगर कुत्तों की संख्या 10,000 होगी सारे, और वहां पर जीवों की संख्या यानी सारे कुत्ते ही हैं 10,000, और कुल जीवों की संख्या भी इस प्रकार 10,000 होगी, और एक प्रजाति में जीवों की संख्या भी 10,000 होगी, तो इस प्रकार 1 आ गया। तो 1 आने का मतलब ये हुआ कि वहां पर न्यूनतम जैव विविधता है। और जैव विविधता अभी हमने पढ़ी थी कि भाई जीवों की बहुलता होती है, तो यहाँ पर आपको जीवों की बहुलता नहीं देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एक ही प्रजाति देखने को मिल रही है, वो हमारे कुत्ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर न्यूनतम जैव विविधता हो जाती है। अगर मान आपका 0 आता है मित्रों, तो ये 0 के अगर नजदीक आपका मान होगा, जैसे कि 1/100 ये 0 के नजदीक मान है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर अधिकतम जैव विविधता है। अगला हमारे मित्रों है पारिस्थितिकी जैव विविधता। पारिस्थितिकी जैव विविधता की मैं बात करूं मित्रों, तो ये हमारे जो है किसी भी बड़े भूभाग के लिए ज्ञात की जाती है। यानी ये जो है जैव विविधता का सबसे बड़ा स्तर है। कौन सा? पारिस्थितिकी जैव विविधता। ये किसी भी बड़े भूभाग के लिए ज्ञात किया जाता है, और जो किसी बड़े भूभाग पर मिलने वाली जो जैव विविधता होती है उसको हम क्या कहते हैं, समष्टि आधारित पारिस्थितिकी जैव विविधता। जैसे कि हमारे भारत हो गया, जैसे कि यहाँ पर अमेरिका हो गया, यानी उनके जो जिनों में मिलने वाली जो जीव विविधता होती है, जो जैव विविधता होती है, उसको हम पारिस्थितिकी जैव विविधता कहते हैं। यानी पारिस्थितिकी के अंदर हमें विविधता देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक ही जिनों में बहुत प्रकार की हमें पारिस्थितिकी देखने को मिल रही है, जहाँ एक तरीके से जल तालाब देखने को मिल रहे हैं, एक तरीके से हमें वहाँ पर रेगिस्तान, पहाड़, पर्वत वगैरह अलग अलग प्रकार की पारिस्थितिकी देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार ये पारिस्थितिकी जैव विविधता ये किसी भी बड़े भूभाग के लिए ज्ञात की जाती है। अगला हमारे मित्रों है कि जैव विविधता का मापन किस प्रकार होता है। तो ये सर्वप्रथम जो मापन किया था वो R.H. व्हिटकर ने किया था 1972 में। तो आपको याद रखना R.H. व्हिटकर ने जो है जैव विविधता का मापन किया था सर्वप्रथम। यहाँ पर उन्होंने जो है अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों में जो है जैव विविधता का मापन किया था। अल्फा का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में मिलने वाली जो लोकल स्पीशीज होती हैं, जो स्थानीय जो प्रजातियां होती हैं, उनकी जो संख्या होगी वो अल्फा जैव विविधता होगी। यानी एक ही क्षेत्र में, यानी कोई भी छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र ले लीजिए और उसमें जो जीव देखने को मिलेंगे आपको, स्थानीय जो लोकल जो स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी, यानी बाहर से नहीं, विदेशी प्रजातियां नहीं, जो वहाँ की लोकल है, जो वहाँ पर रहती हैं, वहाँ पर अनुकूलन करती है, वहाँ पर उनके पूर्वज रहे हैं, तो ये होगी क्या होगी, स्थानीय प्रजाति होगी। तो उसकी संख्या को हम मानेंगे अल्फा जैव विविधता। अगले हमारे मित्रों बीटा जैव विविधता। बीटा की मैं बात करूं तो ये बीटा आप समझते हैं कि ये 2 के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर 2 पारिस्थितिकी तंत्र लिए जाएंगे और फिर यहाँ पर तुलनात्मक किया जाएगा, यानी जो है एक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। किसका? तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। एक पारिस्थितिकी लिया जाएगा, भाई ये मान लीजिए ए पारिस्थितिकी तंत्र है और यहाँ पर बी पारिस्थितिकी तंत्र है, बी पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पर जो है उनका क्या किया जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा कि उन्हीं को देखा जाएगा, भाई यहाँ पर परिवर्तन ज्ञात किया जाएगा, भाई यहाँ पर कितनी जो है यहाँ पर स्पीशीज यहाँ पर आई है और कितनी यहाँ से गई हैं, कितनी इस पारिस्थितिकी तंत्र से गई हैं, कितनी उस पारिस्थितिकी तंत्र से आई है। तो ये सब कुछ जो है अध्ययन किया जाता है मित्रों, किसके अंतर्गत? बीटा जैव विविधता के अंतर्गत इसका मापन होता है। अल्फा जैव विविधता यानी जो है किसी भी क्षेत्र की जो लोकल स्पीशीज होती हैं, जो क्षेत्रीय जो है स्थानीय जो प्रजातियां होती हैं, उसको तो हम कहते हैं क्या? अल्फा जैव विविधता। और बीटा जैव विविधता की मैं बात करूं तो मित्रों यहाँ पर होती है 2 पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन को जो ज्ञात करने के लिए जो जैव विविधता होती है वो हमारी होती है कौन सी? बीटा जैव विविधता। अब मान लीजिए कोई भी एक ऐसा मान लिए कि एक जगह पर ए, बी,
या मान लीजिए कि एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ बीटा जैव विविधता को, शायद नहीं समझ पाए आप। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक सी एस स्पीसीज रहती है, यहाँ पर मान लीजिए क्यू स्पीसीज रहती हैं, और एक मान लीजिए यहाँ पर डी रहती हैं, और एक मान लीजिए यहाँ पर पी रहती हैं, और ऐसी ऐसी कोई दूसरी हैं स्पीसीज, और यहाँ पर मान लीजिए एक कोई रहती है हमारी जी स्पीसीज रहती हैं, और एक मान लीजिए कोई भी आप हमारी एच स्पीसीज रहती हैं, और एक हमारी मान लीजिए कोई क्यू रहती हैं, और एक मान लीजिए आप हमारी बी रहती हैं, या फिर डी मान लीजिए, यहाँ पर डी मान लीजिए। तो ये इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि भाई इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो स्पीसीज रह रही हैं और इस पारिस्थितिकी स्पीसीज में जो रह रही हैं, अब यहाँ पर आपको तुलनात्मक अध्ययन को पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपने एक चीज गौर की होगी कि यहाँ पर जो है दो स्पीसीज दोनों जगहों पर रह रही है। कौन कौन सी? एक हमारी यहाँ पर जो है देख पा रहे हो यहाँ पर क्यू, और यहाँ पर हमारी डी। तो क्यू और डी, क्यू यहाँ पर भी है और हमारा क्यू यहाँ पर भी है, डी हमारी यहाँ पर भी है और डी हमारी यहाँ पर भी है। तो ये माना जाता है कि ये शायद हो सकता है कि इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर आवागमन किया होगा, आगमन किया होगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर आई होगी, यहाँ पर विदेशी है पर रह ही रहे होगी। मान लीजिए भाई यहाँ की तो यहाँ पे लोकल होगी, लेकिन यहाँ की तो लोकल होगी, अब इस पारिस्थितिकी तंत्र में यहाँ से ये चली गई होगी। तो ये यहाँ पर बीटा जैव विविधता से हमें पता चलता है कि भाई किस पारिस्थितिकी तंत्र में यहाँ पर आगमन होता है और किस पारिस्थितिकी तंत्र में यहाँ पर हटना होता है, यहाँ से स्पीसीज यहाँ से जाती हैं। तो इस प्रकार बीटा जैव विविधता में दो पारिस्थितिकी तंत्रों में परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है मित्रों। ठीक है, अब गामा जैव विविधता क्या होती है? गामा का मतलब होता है कि भाई जो सारी प्रजाति जो जैव विविधता होगी उनका यहाँ पर योग जो होगा वो गामा जैव विविधता होगा। यानी जो है सभी प्रकार की जो जैव विविधता का योग क्या होता है मित्रों? गामा जैव विविधता होती है। ये किस प्रकार निकाला जाएगा? तो ये इस प्रकार निकाला जाएगा कि यहाँ पर तो हमने देखा था कि भाई यहाँ पर तो एक तो सी थी, यहाँ पर एक तो क्यू थी, यहाँ पर एक तो डी थी, एक यहाँ पर पी थी, और इसमें हमने देखा था कि एक तो हमारी जी थी, एक हमारी एच थी, और एक हमारी क्यू थी, एक हमारी डी थी। तो अगर हम इन सभी को जो योग कर लेंगे मित्रों, गामा और इन बीटा को अगर हम योग कर लेंगे, यानी लोकल स्पीसीज कितनी है? यहाँ पर 2 है, और बीटा में हमने देखा था कितनी है? 1 2, और एक सी अलग है, 2 तो हमने देख ली निकाल ली ना, क्यू और डी, ये शायद लोकल रही होगी तो क्यू और डी हमने निकाल ली, और बाकी कितनी बची? यहाँ पर सी बची है और हमारी पी बची है, और यहाँ पर जी और एच, तो ये मान लीजिए 4 हो गई। तो 4 और 2 अगर हम जोड़ लेंगे मित्रों, ये हमारी कितनी हो गई? ये हमारी हो गई मित्रों गामा जैव विविधता। ये क्या हो जाएगी? गामा जैव विविधता हो जाएगी। तो ये हमने इस प्रकार अध्ययन किया अल्फा जैव विविधता का, फिर हमने बीटा जैव विविधता को देखा, फिर हमने गामा जैव विविधता को देखा। अगला हमारे मित्रों की जैव विविधता से मिलने वाली सेवाएं या फिर लाभ कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं कि भाई जैव विविधता से हमें बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेवाएं प्राप्त होती है। कौन कौन सी? देखिए कि जैव विविधता से प्राप्त होने वाले विविध भोजन हमें प्राप्त होता है, कच्चे माल की आपूर्ति होती है, प्राकृतिक आपदाओं का विनियमन होता है, परागण का विनियमन होता है, पर्यटन आप जानते हैं, शुद्ध जल की आपूर्ति होती है, जल स्रोतों का संरक्षण होता है, वाटरफॉल वगैरह, कई प्रकार की दवाएं रासायनिक पदार्थ मिलते हैं, जैविक नियंत्रण होता है। यहाँ पर जैव विविधता शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित करती है, साथ ही मृत जीवों का अपघटन करती है। जैव विविधता से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है, जिसके कारण स्वास्थ्य बना रहता है, और साथ ही यह क्षेत्रीय जलवायु को विनियमित करता है। जैव विविधता जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर का विनियमन करती है। जैव विविधता जो है मृदा अपरदन तथा मृदा को उपजाऊ बनाती है। ठीक है, तो ये हमें जैव विविधता से कई सारे लाभ वगैरह प्राप्त होते हैं। अभी मैं इनको क्या समझाऊँ, ये आप जानती हैं सारी चीज़ों को, या इनसे ज़्यादा टाइम वगैरह खत्म होता है। ठीक है ना, ऐसे ही टाइम का दुरुपयोग हमें नहीं करना, टाइम वैसे भी हमारे पास बहुत कम है। जैव विविधता के हानि के कारण कौन कौन से हैं? तो देखिए हानि के कारण की बात करें तो प्राकृतिक कारण हम जानते हैं, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, बीमारियां, परागण की कमी, ये सारे प्राकृतिक कारण हैं जैव विविधता को हानि पहुंचाते हैं। और मानव जनित कारण कौन से हो गए? तो आवास विखंडन, शिकार, अवैध शिकार वगैरह होता है, जनसंख्या विस्फोट किस प्रकार हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं, कृषि का विकास हो रहा है, कृषि का विस्तार हो रहा है, वनों को उजाड़ा जा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है जैव विविधता पानी के नीचे दब रही है, और विदेशी प्रजातियों का प्रवेश हो रहा है। यहाँ पर विदेशी प्रजातियों के प्रवेश की वजह से उस क्षेत्र की जो लोकल स्पीसीज होती है उसको खतरा रहता है। तो ये जो है जैव विविधता के हानि के कारण है। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक और हमारे दूसरे कृत्रिम या फिर मानव जनित। अगला हमारा मित्रों के जैव विविधता का संरक्षण। जो जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाएगा, एक तो हमारा इन सिटू होगा और दूसरा हमारा होगा एक्स सिटू। इन सिटू की मैं बात करूँ तो मित्रों सब स्थान है, यानी इस प्रकार के संरक्षण में प्रजातियों को जो संरक्षण है वो उनके आवास में ही किया जाएगा।
जाएगा, यानी उनको जो है दूसरी जगह पर ले जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर वे रह रहे हैं, प्रजाति जहां पर भी रह रहे हैं, वहीं पर हम उनका क्या कर लेंगे, संरक्षण कर लेंगे। जैसे कि हमारे बाघ परियोजना वगैरह होगी, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा रहे हैं, अब वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह बनाए जा रहे हैं। इनका मतलब यही होता है कि भाई वहाँ जहाँ पर भी रह रहे हैं वहीं पर उनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। तो जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय पार्क हो गए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए, सुरक्षित और आरक्षित जो है, संरक्षित और आरक्षित जो वन हो गए, तो ये हमारे इन सीटों में आते हैं। यानी वहीं पर प्रजातियों को जो आवास है वहीं पर उनका संरक्षण किया जाएगा। दूसरा हमारा मित्रों एक्स सीटू यानी पर स्थान है, यानी इस प्रकार के जो संरक्षण में प्रजातियों को जो संरक्षण है वो उनके प्राकृतिक आवास के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर किया जाता है। जैसे कि वनस्पति उद्यान हो गया, हमारे जो बीज बैंक बनाए जाते हैं, चिड़ियाघर हो गया, बोटनिकल गार्डन हो गया, हॉर्टिकल्चर जो गार्डन हो गए, तो ये सब आते हैं एक्स सीटों में। यानी प्रजातियों को जो संरक्षण है उनके आवास पर नहीं करके अन्य स्थान पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इन सीटू और एक्स सीटू हो गया। तो ये हमने जो है अब आज देखा, जैव विविधता का अध्ययन किया कि किस प्रकार जो जैव विविधता की परिभाषा होती है, किसने शब्द दिया सर्वप्रथम, कहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, फिर जैव विविधता के स्तर हमने देखे, फिर हमने जैव विविधता का मापन किया, फिर हमने लाभ देखे, फिर हमने जैव विविधता का हानि के कारण देखे, फिर हमने जैव विविधता का संरक्षण किया। अब हम देखते हैं मित्रों कि भारतीय जो जैव विविधता है उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, और भारत जो है यहाँ पर कितने प्रकार की हमें जैव विविधता देखने को मिल रही हैं, क्या जो है भारत सरकार कदम उठा रही हैं, ये सारे हम इसमें देखेंगे और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि भाई जो भारतीय जो जैव विविधता होती है उसको यहाँ पर हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। ये कौन कौन से वर्ग हैं, तो ये हमारा एक तो है मलायन जैव विविधता, दूसरा हमारा इथोपियन जैव विविधता, तीसरा हमारा यूरोपियन जैव विविधता और चौथा हमारा भारतीय जैव विविधता है। जो मलायन जैव विविधता है मित्रों वो हमें पूर्वी हिमालय और समुद्री जो तट क्षेत्र है वहां पर देखने को मिल रही है। कौन सी मलायन जो जैव विविधता वो हमें पूर्वी हिमालय और समुद्री तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इथोपियन जैव विविधता की मैं बात करूं मित्रों तो यहाँ पर राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर हमें देखने को मिलेगी कौन सी, इथोपियन जैव विविधता। तीसरी हमारी मित्रों यूरोपियन जैव विविधता, जो हमें उच्च हिमालय जो क्षेत्र होता है जैसे कि हमारा उत्तराखंड वगैरह इधर हम जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर जो हमें उच्च हिमालय क्षेत्रों में यूरोपियन जैव विविधता देखने को मिलेगी। फिर हमारा चौथा है मित्रों भारतीय जैव विविधता, यानी जो प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है हमारे भारत का, दक्कन का पठार वगैरह, या नीचे जाएंगे तो कर्नाटक वगैरह, यहाँ पर जो हमें भारतीय जैव विविधता देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार जो भारतीय जैव विविधता को यहाँ पर 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फिर यहाँ पर हम भारतीय जैव विविधता के अंतर्गत हम सारी चीजों को पढ़ेंगे मित्रों, हॉट स्पॉट देखेंगे, होप स्पॉट देखेंगे, हम राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, हम वन्य जीव पार्क देखें, वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे, हम सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, टाइगर रिजर्व देखेंगे। तो उन सबसे पहले हम मित्रों अध्ययन कर लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट का अध्ययन कर लेते हैं कि भाई जो भारत सरकार ने जो है यहाँ पर जो प्रजातियां हैं, जो यहाँ पर जीव वगैरह उनके संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट चलाई, जो परियोजना चलाई है, उन सब का हम पहले अध्ययन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट चलाया गया था मित्रों वो हमारा था कस्तूरी मृग परियोजना। तो कस्तूरी मृग परियोजना की मैं बात करूं मित्रों तो ये हमारा 1970 में चलाया गया था सर्वप्रथम। तो यही अगर किसी भी जो जीव है उसके संरक्षण के लिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट चलाया गया है तो वो हमारा कौन सा है, कस्तूरी मृग परियोजना है, जो 1970 में चलाया गया था इंदिरा गांधी के समय। तो नर कस्तूरी मृग होता है, उसके शरीर के पिछले भाग में स्थित एक ग्रंथि से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त होता है, जो दुनिया के सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है, जिसके कारण लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर कस्तूरी मृगों का क्या किया जा रहा है, शिकार किया जाता है। तो परिणाम स्वरूप कस्तूरी जो मृग है उसकी प्रजाति विलुप्तता के कगार पर पहुंच गई है। इसके कारण जो है भारत सरकार ने वर्ष 1970 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के सहयोग से जो है उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की थी। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको याद रखनी है कब चलाई गई थी और कहाँ पर चलाई गई थी। तो ये हमारे केदारनाथ अभ्यारण्य में जो हमारा उत्तराखंड में है वहां पर जो है ये शुरू की गई थी IUCN के सहयोग से। अगर अगला हमारा मित्र है प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल की मैं बात करूँ तो ये हमारा एक हंगुल जो है ये हिरण है, और ये जो यूरोपियन जो रेंडियर प्रजाति है उसका यहाँ पर लाल हिरण का एक नस्ल है ये हमारा हंगुल। और ये जो भारत में इसका निवास स्थान है वो मित्रों कश्मीर घाटी में है, और हमारे हिमाचल जो प्रदेश है उसका जो चंबा जिला है वहां पर जो है ये निवास करता है कौन, हंगुल। और ये एक प्रकार का लाल हिरण है, यानी हिरण है, हिरण की एक जो नस्ल है यूरोपियन रेंडियर प्रजाति उसके यहाँ पर यह नस्ल है कौन सी,
हमारी हंगुल। और ये जो है जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। और भारत सरकार के द्वारा 1970 में जो है यहाँ पर इसके संरक्षण के लिए हंगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब? तो ये दोनों जो है 1970 में ही चलाई गई थी। अगला हमारे मित्रों प्रोजेक्ट लाइन। जो प्रोजेक्ट लाइन है मित्रों ये 1972 में चलाया गया था और ऐसे जो शहर है उनके संरक्षण के लिए चलाया गया था। ऐसे शहर आप जानते हैं कि हमारे भारत में रहते हैं और ये गिर जो नेशनल पार्क है हमारा गुजरात में, वहां पर जो है ये रहते हैं और उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट जो लाइन है वो चलाया गया था। तो अगला हमारे मित्रों प्रोजेक्ट टाइगर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमें विस्तार से भी पढ़ना होगा। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू किया गया था? तो ये हमारा अप्रैल 1973 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और ये एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है, यानी बाघों का बचाने के लिए। और कैलाश जो सांकला है वो इसके निर्देशक थे प्रोजेक्ट टाइगर के, ठीक है। और इसका जो जूलॉजिकल नाम हमें देखने को मिलता है किसका? टाइगर का, वो है पैंथेरा टिग्रिस। क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। इस प्रोजेक्ट में जो है मानव व बाघों के मध्य जो झड़प होती है उसको यहाँ पर कम करना इसका उद्देश्य था। और 2006 में जो है मित्रों एनटीसीए गठित किया गया था, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण समिति जो है उसका गठन किया गया था, जो राज्यों द्वारा भेजे गए बाघ संरक्षण कार्यों को क्या करती है? अनुमोदित करती है, ठीक है। एनटीसीए का गठन कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। और डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा वर्तमान में गणना की जाती है किसकी? टाइगरों की जो है बाघ है उनकी यहाँ पर गणना की जाती है। अब हम देख लेते मित्रों बाघ गणना जो 2019 में हुई थी, ये हर 4 साल में होती है। पिछली बार ये 2000 शायद हमारे 16 में हुई थी, हाँ 2016 में हुई थी। 2016 में रिपोर्ट जारी की गई थी, हुई थी 2015 में। तो 2019 की ये हमारी बाघ गणना है। 29 जुलाई को आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस मनाया जाता है, कब? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ये हमारा भारतीय वन्य जीव संस्थान जो हमारा 1982 में जिसकी स्थापना की गई थी पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये जो है उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती हैं। और अगर मैं बात करूं 2019 की रिपोर्ट के आधार पर मित्रों, तो बाघों की जो संख्या है वो कितने हैं? 2967 है। 2967 जो है बाघ यहाँ पर भारत में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक बाघ हमें देखने को कहाँ मिल रहा है भारत में, तो मध्य प्रदेश में जो है 526 जो बाघ देखने को मिल रहे हैं और कर्नाटक में हमें 524 बाघ देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आपको सर्वाधिक बाघ याद रखने कहाँ पर है? तो हमारे मध्य प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक में, ठीक है। छत्तीसगढ़ व मिजोरम की मैं बात करूँ तो मित्रों यहाँ पर जो है जनसंख्या गिरी है बाघों की। और ओडिशा में जो है अपरिवर्तनशील रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो पहले थे बाघ वही अभी भी है ना 2019 में भी। अब हम बात करते हैं कि भाई जो बाघ हैं उनकी जो संख्या है उनकी दोगुना करने का जो लक्ष्य था मित्रों, ये 4 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया था। 2024 का लक्ष्य था, लेकिन इसको 4 वर्ष पहले ही जो है भारत ने जो है ये पूरा कर लिया। दोगुना करने का लक्ष्य कितना? 2967 बाघ हमें भारत में देखने को मिल रहे हैं। 2006 से 2010 तक मित्रों 21% की वृद्धि हुई थी। और 2010 से लेकर 2014 की बात करूं मित्रों तो यहाँ पर 33% वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। और 2014 से लेकर के 2019 तक 33% वृद्धि हुई थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार वृद्धि हो रही है बाघों की संख्या में। तो इसी वृद्धि के कारण जो है भारत सरकार ने, हमारे भारत देश ने बाघों की जो संख्या उसको दोगुना करने का लक्ष्य 4 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया। अब मित्रों जो है बाघ जो है भारत में हमें बहुत सारे टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। तो ये टाइगर रिजर्व यानी जो है बाघों को जो है उनका संरक्षण किया जाता है उनके आवास में ही। तो ये कितने हैं? तो ये हमारे भारत में 53 है। अभी वर्तमान की बात करूँ तो ये हमारे 53 है। और नवीनतम जो अभी बना है वो हमारा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में बना है, जो नवीनतम है। और सबसे पहला जो बना था वो हमारा जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व था जो 1973 में बना था उत्तराखंड में। और यहीं पर जो है सर्वप्रथम जो एक तरीके से मैं बात करूं जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत की गई थी। कहां पर? जिम कार्बेट में, जो हमारा टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये सबसे पहले बना था। और नवीनतम हमारा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा कौन सा? तो हमारा नागार्जुन जो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वो हमारा सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे की मैं बात करूं मित्रों तो हमारा बोर टाइगर रिजर्व जो हमारा महाराष्ट्र में है ये हमारा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं और जो बाघ अभ्यारण्य हैं उनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा। लगभग जो 53 है उनके आपको लोकेशन वगैरह याद रखनी होगी, भाई किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में देखिए कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो देखिए कान्हा हो गया, बांधवगढ़ है,
इंदिरा प्रियदर्शनी है यानी पेंच टाइगर रिजर्व है, पेंच इसको कहते हैं, पेंच टाइगर रिजर्व। और संजय दुबारी जो है टाइगर रिजर्व है, और हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व, और हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये कौन कौन से हमें, तो कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबारी, पन्ना और सतपुड़ा, ये हमें मध्य प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। अगला हमारे मित्रों महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में भी हमें 6 बाघ अभ्यारण्य देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा मेलघाट हो गया, दूसरा बोर, तड्डोबा, ये टड्डोबा नहीं होगा, तड्डोबा होगा, तड्डोबा। फिर यहाँ पर जो है नावेगांव, सह्याद्री, नावेगांव, सह्याद्री, तड्डोबा, बोर, मेलघाट। यहाँ पर ये पेंच नहीं होगा मित्रों, यहाँ पर मित्रों होगा अंधारी, अंधारी, ये पेंच आगे गलती से, अंधारी। तो कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, मेलघाट, बोर, तड्डोबा, नवेगांव, सह्याद्री और अंधारी। ठीक है, ये हमें महाराष्ट्र में बाघ अभ्यारण्य देखने को मिल रहे हैं। अगला हमारे मित्रों कर्नाटक, कर्नाटक में बात करूं मित्रों तो यहाँ पर देखिए नागरहोल, नागरहोल, और फिर यहाँ पर देखिए बांदीपुर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बांदीपुर है, नागरहोल हो गया। फिर यहाँ पर भद्रा, फिर यहाँ पर जो है डांडेली, या फिर इसको अंशिकाली टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, डांडेली को, डांडेली, अंशिकाली टाइगर रिजर्व, और हमारा बिलगिरी। तो ये कौन कौन से देखिए, नागरहोल हो गया, बिलगिरी हो गया, भद्रा हो गया, डांडेली हो गया, और हमारा 1 मिनट क्या हो गया, हाँ ये बांदीपुर हो गया। तो कौन कौन से देखिए कर्नाटक में, नागरहोल, बिलगिरी, भद्रा, डांडेली और बांदीपुर, ये कहाँ पर हैं, तो ये हमारे कर्नाटक में टाइगर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से थे, तो कान्हा, बांधवगढ़, कान्हा, बांधवगढ़, इन संजय दुबारी, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा। और महाराष्ट्र में मेलघाट, बोर, तड्डोबा, नवेगांव, सह्याद्री और अंधारी। अगला हमारा राज्य है मित्रों असम। असम में कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, तो देखिए 4 हमें टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो हमारा मानस हो गया, मानस, फिर यहाँ पर नामेरी, फिर यहाँ पर काजीरंगा, फिर यहाँ पर ओरांग। तो मानस, नामेरी, ओरांग और काजीरंगा, ये 4 टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, असम में। मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा। कान्हा, माधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी, पन्ना, सतपुड़ा, मेलघाट, बोर, तडोबा, नवेगांव, सह्याद्री, अंधारी, नागरहोल, बिलगिरी, भद्रा, अंशिकाली, दांडेली, या फिर काली टाइगर रिजर्व, या फिर बांदीपुर। ठीक है, असम में बात करें तो मानस, नामेरी, ओरांग और काजीरंगा। तमिलनाडु में भी 4 हमें देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, तमिलनाडु में देखें तो अन्नामलई हो गया, अन्नामलई, फिर यहाँ पर मुदुमलाई, अन्नामलई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम, और यहाँ पर श्री विलितपुर। ठीक है, विलितपुर, मोगामलई, विलितपुर, मोगामलई। यहाँ पर मुदनथरई नहीं होगा, विलितपुर, मोगामलई होगा मित्रों, विलितपुर, मोगामलई, विलितपुर, मोगामलई, विलितपुर, मोगामलई। तो कौन कौन से हो गए देखिए, सत्यमंगलम, अन्नामलई, मुदुमलई और विलितपुर, सत्यमंगलम, अन्नामलई, मुदुमलई और विलितपुर। अगला हमारा मित्रों अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर देखिए कौन कौन से टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में हमें यहाँ पर देखिए नामदाफा, ये जो है मित्रों ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। कौन सा, नामदाफा। फिर यहाँ पर कमलांग, नामदाफा, कमलांग और पक्के, नामदाफा, कमलांग और पक्के। कौन कौन से, नामदाफा, कमलांग और पक्के। तो ये हमें 3 टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना आपको, ठीक है ना, भूलना नहीं। अन्नामलई, मुदुमलई, सत्यमंगलम और विलितपुर, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, नागरहोल, बिलगिरी, भद्रा, डांडेली और बांदीपुर, मेलघाट, बोर, तडोबा, सह्याद्री, नवेगांव और पेंच, नहीं सॉरी अंधारी, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, दुबारी और पन्ना और सतपुड़ा। ठीक है, अगला हमारा राज्य मित्रों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए अचानक मार, एक तो हमें अचानक मार देखने को मिलता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा, अचानक मार का, अचानक मार ही कहते हैं इसको, अचानक मार टाइगर रिजर्व।
इंद्रावती टाइगर रिजर्व, फिर यहाँ पर देखिए उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, और हमारा नया जो बना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कौन कौन सा है? अचानक मार, इंद्रावती, उदनती और हमारा गुरु घासीदास। तो ये हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। अगला हमारे मित्रों राजस्थान राज्य, आप जानते हैं मुकुंदरा हिल्स हो गया, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया और रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी ये राजस्थान का नवीनतम है। अगला हमारे मित्रों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से यहाँ पर है? तो ये हमारा देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत और अमनगढ़। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। ठीक है। तो और पीलीभीत जो है इसको एक अवार्ड भी मिला अभी, T/2 ये अवार्ड भी मिला है। किसको? पीलीभीत को। और सत्यमंगलम को भी मिला है। यहाँ पर अच्छा प्रबंधन होता है पीलीभीत में, और यहाँ पर सत्यमंगलम में बागों का काफ़ी अच्छी तरीके से प्रबंधन किया जाता है, उनका मैनेजमेंट अच्छी तरीके से किया जाता है, उनके रहने की दशा वगैरह उन सभी को ध्यान रखा जाता है। तो पीलीभीत और सत्यमंगलम हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो दुधवा हो गया, ये लखीमपुर में है उत्तर प्रदेश में, और अमनगढ़ हो गया। कहीं कहीं माना जाता है कि अमनगढ़ है ये हमारे भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, लेकिन अलग अलग गाइडों में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया। तो अमनगढ़ भी याद रखना आपको, और बोर भी याद रखना है। ठीक है ना मित्रों? अमनगढ़ कहाँ पर है? यूपी में है, और पीलीभीत हमारे यूपी में, और दुधवा भी यूपी में, और बोर हमारा महाराष्ट्र में था। अगला हमारा राज्य मित्रों केरल। केरल में दो ही देखने को मिलते हैं, एक तो हमारा पेरियार और दूसरा हमारा पेराम्बिकुलम, के पेरियार और पेराम्बिकुलम। अगला हमारा मित्रों है उड़ीसा। उड़ीसा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिमलीपाल और सतकोशिया। भितरकनिका नहीं है, ध्यान रखना। सिमलीपाल और भितरकनिका हम ज्यादा याद रखते हैं उड़ीसा में। भितरकनिका एक तरीके से नेशनल पार्क है वो। ठीक है। तो यहाँ पर सिमलीपाल हो गया और सतकोशिया हो गया। सिमलीपाल और सतकोरिया, या फिर इसको सतकोरिया भी कहते हैं कहीं, और सतकोशिया। तो उड़ीसा में कौन कौन से? एक तो हमारा सिमलीपाल हो गया और दूसरा हमारा सतकोशिया हो गया। अगला हमारा मित्रों उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमें जिम कार्बेट देखने को मिलता है, और हमारा राजा जी। जिम कार्बेट और राजा जी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में कौन से थे? तो दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। दुधवा और पीलीभीत, अमनगढ़। अगला हमारे मित्रों तेलंगाना। तेलंगाना में हमें एक तो देखने को मिलता है कावल, या फिर इसको कवल वगैरह कहते हैं। तो कावल, और दूसरा हमारा अमराबाद। तो कावल और अमराबाद कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। कवल और अमराबाद, कहीं पर कवल है तो कहीं पर कावल है। ठीक है ना, याद रखना। कवल और अमराबाद कहाँ पर? तेलंगाना में। तो वापस रिवाइज, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और हमारा ये जो कलाकड आपको मधुनथरई आप दिखाई दे रहा है मित्रों, ये बन सकता है, ये 5वां अभ्यारण्य बन सकता है। ठीक है ना, ये बना नहीं है यहाँ पर। वो मैंने आपको बताया था क्या, विलितपुर मोगामलई ये बन गया था। तो विलितपुर मोगामलई, सत्यमंगलम, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा असम में, नागरहोल, बिलगिरी, भद्रा, डांडेली, बांदीपुर कहाँ पर? कर्नाटक में, मेलघाट, बोर, तडोबा, नावेगांव, सह्याद्री, पेंच नहीं अंधारी, और कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबारी और पन्ना सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। और पक्के, नामदाफा और कमलांग अरुणाचल प्रदेश में, अचानक मार, इंद्रावती, उदंती और गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मित्रों यहाँ पर दो देखने को मिलते हैं, तो हमारा सुंदरवन और दूसरा हमारा बक्सा टाइगर रिजर्व। सुंदरवन और बक्सा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हमारा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर देखिए नागार्जुन सागर देखने को मिलता है, ये सबसे बड़ा है, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये एक ही है आंध्र प्रदेश में। और दूसरा फिर हमारा मिजोरम है, और मिजोरम की बात करूँ तो यहाँ पर दम्फा जो टाइगर रिजर्व वो हमें देखने को मिलता है। कौन सा? दम्फा, याद रखना है, दम्फा। ठीक है, दम्फा, डम्फा नहीं होगा, दम्फा होगा। अगला हमारा बिहार। बिहार की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही देखने को मिलता है, जिसका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि। और फिर हमारा झारखंड। झारखंड में भी एक ही है, पलामू। कौन सा? पलामू। तो ये इस प्रकार थे, आपको याद रखना है हर एक। ठीक है मित्रों, तो ये हमने अध्ययन कर लिया। ये 17 इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो 13 ये 2 बार आ गया था, इसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टाइगर रिजर्व हो गए। फिर हमारा है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। ये जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है ये मित्रों चलाया गया था हमारा 1975 में। कब चलाया गया था? 1975 में। अगला हमारे मित्रों प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल तथा घड़ियाल। घड़ियाल और जो हमारे मगरमच्छ है उनके संरक्षण कार्यक्रम को चलाया गया था 1975 में। इसको शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1975 में। इसके लिए मित्रों यहाँ पर 3 जगह जो है प्रजनन केंद्र बनाए गए थे। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर टिकनपाड़ा और महानदी में, महानदी नदी और टिकनपाड़ा यहाँ पर जो है इसके प्रजनन केंद्र बनाए गए। और लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कुकरेल और गोमती नदी है, यहाँ पर जो है इसके लिए प्रजनन केंद्र बनाए गए। कुकरेल और गोमती नदी। और फिर आप जानते हैं कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हमारा मध्य प्रदेश में, जहाँ पर जो है घड़ियाल वगैरह काफी ज्यादा है। और चंबल
घड़ियालों के लिए फेमस है। तो इस प्रकार जो है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में शुरू किया गया था, घड़ियालों और खारे पानी के जो मगरमच्छ है उनके संरक्षण के लिए। और ये जो ओडिशा में बात करें तो टिक्कनपाड़ा और महानदी में, और लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कुकरेल और गोमती नदी में इसका किया गया था एक तरीके से कार्यान्वयन। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। अगला हमारा मित्रों है कि प्रोजेक्ट कछुआ, ये बात करें तो ये 1975 में ही शुरू हुआ था। और ओलिव जो रिडले कछुए हैं उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए चलाया गया था। और ओलिव रिडले कछुआ आप जानते हैं कि उड़ीसा में है, और भितरकनिका जो एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान है हमारा वो इनके लिए फेमस है। तो भितरकनिका उड़ीसा में इसका कार्यान्वयन हुआ था। किसका प्रोजेक्ट कछुआ यहाँ पर चलाया गया था 1975 में, ओलिव रिडले कछुओं के लिए। अगला हमारा मित्रों है प्रोजेक्ट राइनो या फिर गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना है ये हमारा कब चलाया गया था, तो 1987 में जो है इसका शुरू हुआ था ये। और मुख्यतः आप जानते हैं कि हमारे जो गेंडे हैं ये भारत में ही पाए जाते हैं, और ये हमारे जो असम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हिमालय के तराई में जो है ये हमें देखने को मिलते हैं, नेपाल वगैरह यहाँ पर जो है ये देखने को मिलते हैं। और ये जो कहाँ पर चलाया गया तो गेंडा परियोजना प्रोजेक्ट राइनो, तो ये हमारा जो काजीरंगा है, काजीरंगा और राष्ट्रीय उद्यान और मानस यहाँ पर जो है ये चलाया गया था असम में। और पश्चिम बंगाल की मैं बात करूँ तो मित्रों यहाँ पर जल्दापारा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जो है ये चलाया गया था। तो कहाँ पर, काजीरंगा मानस असम में और फिर जल्दापारा पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर जो एक लक्ष्य रखा गया था कि भाई 2020 तक हम जो है इनकी संख्या को 3000 कर देंगे। किनकी प्रोजेक्ट मतलब जो गेंडे हैं उनकी संख्या, एक सिंह वाले जो गेंडे हैं उनकी संख्या को हम 3000 कर देंगे 2020 तक। ठीक है, प्रोजेक्ट राइनो के अंतर्गत रखा गया था लक्ष्य। अगला हमारे मित्रों है प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी ये जो है ये कब चलाया गया था, तो 1992 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, प्रोजेक्ट हाथी की। और ये जिसके लिए तहत यहाँ पर हाथी रिजर्व बनाए गए थे, 32 हाथी रिजर्व हैं भारत में। और 88 जो है 88 यहाँ पर हाथी कॉरिडोर है जहाँ हाथी मतलब एक से घूम फिर सकते हैं, गलियारे बनाए गए उनके लिए। तो याद रखना आपको कि प्रोजेक्ट रिजर्व कितने हैं, तो 32 हैं। और हाथी जो कॉरिडोर है मतलब हाथी रिजर्व हैं 32 और हाथी कॉरिडोर हमारे कितने 88 है। और ये कब चलाया गया था प्रोजेक्ट हाथी एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट तो हमारा 1992 में शुरू किया गया था इसको। और मानव और हाथियों के मध्य जो झड़प होती है उसी को कम करने के उद्देश्य को लेकर के, और हाथियों की जो अवैध हत्या की निगरानी के लिए एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं मित्रों, और उसका नाम है माइक यानी मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक। ये 2003 में चलाया गया था और शुरू किया गया था माइक। और ये हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए कार्यक्रम। और 22 अक्टूबर 2010 को जो है हाथी को जो है राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। कब किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2010 को जो है हाथी को राष्ट्रीय विरासत का पशु घोषित किया गया था। अगला हमारा मित्रों है एक जो प्रोजेक्ट चलाया गया था हमारा, अगला हमारा मित्रों गिद्ध परियोजना। एक मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, शायद आप लिख लीजिए गिद्ध परियोजना। गिद्ध परियोजना मैं आप बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। गिद्ध परियोजना की बात करें तो मित्रों ये 2006 में जो इसकी शुरुआत हुई थी, वन पर्यावरण और जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री है उन्होंने जो मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। और इसके तहत जो एक कार्यक्रम भी चलाया गया, सेव कार्यक्रम, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेविंग एशियन वल्चर। सेविंग एशियन वल्चर एक्सटिंक्ट, मतलब एक तरीके से गिद्धों को जो है विलुप्त होने से बचाना है हमको। ठीक है, तो सेव कार्यक्रम प्रोजेक्ट वल्चर के तहत चला था, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये माना जाता है कि भाई जो गिद्ध हैं उनकी मृत्यु होती है, जो पीड़ानाशक होता है दर्दनाशक डाइक्लोफेन, उनकी वजह से 85 से 90% मृत्यु होती है। कितनी, 85 से 90% जो जनसंख्या होती है वो खत्म होती है। किसकी वजह से, गिद्धों की डाइक्लोफेन की वजह से। तो भारत सरकार ने कुछ ऐसे क्षेत्र घोषित कर दिए जहां पर जो है डाइक्लोफेन जैसी दवाई है उनका यहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो इस प्रकार जो है गिद्धों को बचाने के लिए कुछ कार्यक्रम किए गए मित्रों। जैसे कि कहाँ कहाँ पर है तो देख लीजिए आप कि एक तो हमारा उत्तराखंड से लेकर के नेपाल के मध्य आप डाइक्लोफेन का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसी दवाओं का यूज नहीं कर सकते जिनसे जो है गिद्धों को नुकसान पहुंचे। यूके से लेकर के नेपाल यानी उत्तराखंड से लेकर के नेपाल, और फिर यहाँ पर असम से लेकर के नेपाल, और फिर यहाँ पर हमारा मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है इन दवाओं का प्रतिबंध एक तरीके से किया गया। और यहाँ पर इन क्षेत्रों को गिद्ध क्षेत्र घोषित किए गए। ठीक है मित्रों, अब हम देख लेते मित्रों एक और बच गया हमारा प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया पीडीएफ में, तो उसको भी आप लिख लीजिए। भाई जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो, इसकी अगर मैं शुरुआत की बात करूँ मित्रों तो ये हमारा 2007 में जो है इसको शुरू किया गया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन को। और अक्टूबर 2009 में जो है गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किसको, गांगेय डॉल्फिन को। और हमारा जो विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारे बिहार में, वहाँ पर जो है इस कार्यक्रम को चलाया गया था, इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन को। और उस क्षेत्र में जो है हमारे जो डॉल्फिन है उनके एक तरीके से उनका संरक्षित क्षेत्र वहाँ पर घोषित किया गया। और उस जगह पर जो है उनके जो हमारे डॉल्फिन है गांगेय जो है
गांगेय जो डॉल्फिन है उनको बचाने के लिए कार्यक्रम वगैरह चलाए गए। कहाँ पर? हमारे विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो ये विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य में हमारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2007 में, और अक्टूबर 2009 में जो है राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया। किसको? गांगेय डॉल्फिन को। तो इस प्रकार हमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी याद रखना है, और प्रोजेक्ट जो वल्चर है वो भी याद रखना है, और प्रोजेक्ट हंगुल हमने देखा, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग देखा, प्रोजेक्ट हमने वल्चर देखा, प्रोजेक्ट हमने एक तरीके से बात करूँ टाइगर देखा, प्रोजेक्ट लोइन देखा। तो हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वगैरह पढ़े हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, अब एक दो और भी बच गए हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो हमारे भारत सरकार के द्वारा ही चलाए गए थे। एक तो हमारे हैं मित्रों की जो हिम तेंदुआ का संरक्षण, ये हमारे हिमालय के क्षेत्र में मिलता हमें हिम तेंदुआ, और उसके लिए 2007 में जो है ये कार्यक्रम चलाया गया था। और डॉल्फिन का हमने देख लिया था भाई 2007 में, और इसके लिए संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय जो है जलीय जीव उसको घोषित किया गया था गांगेय डॉल्फिन को। और फिर यहाँ पर इसका हमने देखा भाई जो विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य है वो इसका इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहा था। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर यहाँ पर